गुड मॉर्निंग। स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास, मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। पाचन तंत्र चैप्टर शुरू हुआ था, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग लीवर, यकृत के बारे में जानकारी लिए थे। आज अग्नाशय के बारे में जानकारी लेंगे। अमाशय के बाद छोटी आंत का शुरुआत होता है। छोटी आंत के शुरुआती भाग में दो ग्रंथि लगा हुआ है, एक तरफ लीवर है, एक तरफ अग्नाशय है। ये पत्ती के तरह संरचना वाला जो है ग्रंथि होता है। अब इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी आज लेंगे। तो अग्नाशय ग्रंथि है, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कल पढ़े थे कि हम लोग लीवर है, तो सबसे बड़ा लीवर है, लेकिन लीवर के बाद जो बड़ा है वो अग्नाशय है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि था, अग्नाशय दूसरा बड़ा ग्रंथि है। अग्नाशय दो तरह का ग्रंथि के रूप में ये प्रेजेंट है। तो आगे लिखेंगे कि यह अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अब हम लोग ये जानकारी लें कि अंतःस्रावी क्या है, बाह्य स्रावी क्या है। तो यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट को लेके कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो यह नलिका विहीन ग्रंथि है, मतलब इसमें नली नहीं होता है। इसका उल्टा यह नलिका युक्त ग्रंथि है। ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये डक्टेड ग्लैंड। नलिका विहीन और नलिका युक्त। इसके द्वारा निकलने वाला पदार्थ सीधे रक्त में गिरता है। जिससे इसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। इससे निकलने वाला पदार्थ किसी खास अंग में गिरता है, इसलिए प्रभाव स्थानीय होता है। मतलब बाह्य स्रावी जो है लोकल स्टेज पर इफेक्टिव होगा, ये होल बॉडी इफेक्टिव होगा। इसमें डक्ट नहीं होगा, उसमें डक्ट होगा। दो अंतर हमको दिखाई दे रहा है। ये ब्लड में गिर रहा है, तो ब्लड में गिरने का मतलब है कि ब्लड पूरे शरीर में घूम गया। तो पूरे शरीर में घूम गया, तो इससे जो निकला वो पूरा शरीर में घूम गया, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में चला गया। बस समझ गए ना। नेक्स्ट पहुंच गया यहां तक ना। इससे निकलने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। पूरा लिखो तुम लोग। इससे निकलने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं।
उल्टा लिखाएगा, इससे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। क्लियर है? अब इसी कॉलम में हार्मोन एंजाइम कर दो, 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। हार्मोन एंजाइम में अंतर वहीं पर लिख लो। तो हार्मोन निकलेगा अंतःस्रावी से, एंजाइम निकलेगा बाह्यस्रावी से। हार्मोन के लिए पहला पॉइंट, इसका निर्माण प्रोटीन या कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉइड से होता है। प्रोटीन या कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉइड से होता है। उल्टा लिखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं होगा, प्रोटीन ही होगा एंजाइम जब भी होगा, समझ गए? लेकिन हार्मोन बन सकता है प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का, या फिर किसका? स्टेरॉइड का। प्रोटीन से इंसुलिन नामक हार्मोन बना है, और ये जो स्टेरॉइड है इससे सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। यहाँ पर खाली समझ लो, सेक्स हार्मोन 2 तरह का है, एक मेल सेक्स हार्मोन, एक फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, घसते जाओ रफ में जैसे घस रहे हैं। मेल सेक्स हार्मोन का काम क्या है कि पुरुष में लैंगिक लक्षण को विकसित करना, दाढ़ी मूंछ भारी आवाज, अधिक ताकत, तो इसका काम है लैंगिक लक्षण, माने लिंग का लक्षण। और दूसरा काम है अधिक ताकत, स्टेमिना प्रोवाइड करना। नहीं, इसके बारे में बोल रहे हैं, इधर से आ रहा है। हाँ, एंजाइम भूल जाओ, गड़बड़ा जाएगा। ये मैटर कहाँ से आ रहा है? का उदाहरण क्या है? मेल फीमेल 2 है, उठाएं हम किसको? मेल को। इसका काम लिखें, क्या काम लिखें? लैंगिक लक्षण में लिंग, जैसे देखने से लगे पुरुष है, दाढ़ी मूंछ भारी आवाज, चौड़ा कंधा, ताकत ज़्यादा होता है महिला से पुरुष में। किसके कारण होता है ताकत? अब यहाँ पर खिलाड़ी जो है तत्कालिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल स्टेरॉइड का प्रयोग करता है। तो एगो नोट करके लिखो इसी के नीचे कि खिलाड़ी तत्कालिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए कृत्रिम स्टेरॉइड का प्रयोग करता है। जिसका परीक्षण डोपिंग टेस्ट या डोपिंग टेस्ट में किया जाता है। क्लियर हो गया? डोप टेस्ट जो है मूत्र का या ब्लड का टेस्ट होगा। अब खिलाड़ी में मेल फीमेल दोनों ले सकता है। 6 घंटा स्टेमिना बढ़ाएगा दौड़ने में या कोई भी खेल में लेता है, उसी का जांच होता है, तो पकड़ाता है तो सजा होता है। बात समझ गए? कोई आजीवन निकाल देता है, किसी को 2 साल सस्पेंड करेगा, किसी को 5 साल करेगा। तो जो नेशनल इंटरनेशनल गेम होता है तो वहाँ खिलाड़ी के बाथरूम में पहरा रहता है, वो अपने बाथरूम में ही मूत्र त्याग कर सकता है, दूसरे जगह नहीं।
और शक हुआ तो कभी भी मूत्र का नमूना उसका जांच हो जाएगा। बस समझ गए ना। तो अब हम लोग बैक हो जाए, पढ़ रहे थे अग्नाशय। अग्नाशय किस तरह की ग्रंथि है? तो इससे हार्मोन भी निकलेगा और इससे एंजाइम भी निकलेगा। तो अग्नाशय दोनों तरह की ग्रंथि है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि या हेटेरोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ चुका है, ये दरोगा में पूछा है। तो एक लाइन फिर से बढ़ाओ, अभी कहाँ पढ़ोगे? चैप्टर बना हुआ है प्रजनन तंत्र में, उसमें जाएंगे। यहाँ वही स्टेमिना वाला बता दिए, डोपिंग टेस्ट का मुद्दा बता दिए। डोपिंग टेस्ट में कहेगा कौन सा रसायन का प्रयोग, तो वो आंसर आ गया ना हमारा, उतना जानकारी मिल गया। तो अब लिखिए अग्नाशय, नहीं ये खत्म कर दो मुद्दा को, नया लाइन बनाओ। अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अंग्रेजी वर्ड लिखो, इसलिए कि बिहार के एग्जाम में इसी को हिंदी में लिख दिया था कि निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। शायद दरोगा मेंस में ही पिछला बार था, तो छटपटा गया लड़का। मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब क्लियर है ना? अंतःस्रावी भी है, बाह्यस्रावी, इसलिए इसको मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन, हेटेरो माने डिफरेंट होता है, समझ गए ना। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अग्नाशय से हार्मोन भी निकलेगा, अग्नाशय से एंजाइम निकलेगा। यानी अग्नाशय का दो भाग हो गया। तो अग्नाशय का एक भाग हो गया अंतःस्रावी भाग, और दूसरा भाग क्या हो गया? बाह्यस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग को एक नाम दिया गया है वैज्ञानिक के नाम पर, लैंगरहैंस। बाह्यस्रावी भाग को एसिनी कहा जाता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। अब लैंगरहैंस वैज्ञानिक था, वही पता लगाया, तो इसके नाम पर इसको लैंगरहैंस बोलते हैं। लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उसको अभी डील नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला है अल्फा सेल, जिससे निकलेगा ग्लूकागॉन हार्मोन। दूसरा प्रकार है बीटा सेल, जिससे निकलेगा इंसुलिन हार्मोन। और तीसरा प्रकार है गामा या डेल्टा या एफ सेल, इससे निकलेगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। अभी बोला ना आकाशी, डेल्टा। Three types of cells are present inside Langerhans, that is alpha cell, beta cell, gamma cell. Alpha cell secretes glucagon हार्मोन, बीटा सेल secretes इंसुलिन हार्मोन, गामा सेल secretes सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। समझ गए? प्रश्न का शुरुआत हो गया कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है। आंसर हमारा क्या बनेगा? किसका बीटा सेल? किस भाग का?
तो एक लाइन बन जाएगा हमारा कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा, क्लियर है? तो कभी बीटा सेल चॉइस देता है, कभी लैंगरहैंस देता है। तो एगो लाइन बनाओ कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है या निकलता है। अब प्रश्न है कि इंसुलिन का क्या काम है, समझ रहे हैं ना? तो लाइन बढ़ाइए कि इंसुलिन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या काम है इंसुलिन का? ठीक है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम ये करता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, तो अलग से डाटा लिखो कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बराबर कर दो। सामान्य लिखना, सामान्य मत लिख देना। सामान्य व्यक्ति के रक्त में, नॉर्मल पर्सन के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बराबर 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml। अब ये आफ्टर मील और बिफोर मील में चेंजिंग हो जाएगा, खाना खाएगा थोड़ा बढ़ेगा, ये भूखे अवस्था में है, नॉर्मल, समझ गए ना? तो 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml का मतलब क्या हुआ कि इतना ब्लड इतना ग्लूकोज, समझ गए? यदि इसको परसेंट में लोगे तो 0.1% होगा। यदि परसेंट में पूछेगा, ये दोनों का हिसाब किताब लगाओगे तो 0.1% होगा। तो अब है कि जैसे हम खाना खाते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पर, तो भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट पड़ चुके हैं हम लोग, पचेगा ग्लूकोज बनेगा। तो खाना खाने के बाद जस्ट आफ्टर मील मान लो ब्लड में 50 मिलीग्राम ग्लूकोज बढ़ गया खाना खाने के बाद, लेकिन ब्लड में कई तरह का रिएक्शन होते रहता है 24 घंटा, दर्जनों तरह का। तो ब्लड का पीएच मान या नमक या साल्ट या बहुत चीज़ है कंपोजिशन में, उसमें ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एकदम बराबर रहना चाहिए। ज़्यादा कम होगा रिएक्शन गड़बड़ाएगा, वही प्रॉब्लम कर देता है। तो ज़्यादा हो गया तो शरीर का व्यवस्था क्या है कि जो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा हमारा कितना जा रहा है 50। तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज हम कर देते हैं समझने के लिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बदल दिया जाएगा ग्लाइकोजन में और भेज दिया जाएगा लीवर में, जाके संचित कर देगा। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसे बदल दिया? तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहेंगे? इंसुलिन का ही काम है। अधिक जो है उसको लेवल बराबर कर दिया, लेकिन अब दूसरा कंडीशन है कि हम लोग भूखे रहते हैं, स्टारवेशन पीरियड, 6 घंटा 8 घंटा हो गया, खाना नहीं मिल रहा। अब ग्लूकोज बर्न हो रहा है ब्लड में, उसका लेवल गिर रहा है, 80 आ गया, 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो जाएगा। शरीर का व्यवस्था है कि अब ये जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, इससे गिरने लगेगा तो तुरंत इधर से जाने लगेगा।
जो संचित है वो निकलेगा, इमरजेंसी फूड है, समझ रहे हैं ना। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तो इसको बनाने के लिए एक अलग हार्मोन चाहिए जिसका नाम है ग्लूकागॉन हार्मोन। तो अल्फा सेल से निकल रहा था ग्लूकागॉन, अब बीटा सेल से क्या निकल रहा है? इंसुलिन घटा रहा है, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। दोनों का उल्टा फंक्शन है, एक घटाता है, एक प्रयास करता है बढ़े। तो ये डिस्टर्ब जल्दी नहीं होता है, इंसुलिन डिस्टर्ब होता है कि इंसुलिन का मात्रा कम हो रहा है। तो इंसुलिन का मात्रा कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बीमारी है जिसको डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। तो लाइन को बढ़ा के लिखो कि यदि यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक बीमारी है जिसे डायबिटीज मेलिटस, हिंदी में मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस मधुमेह कहते हैं। अब समझ रहा है? इसका तो फ्री भी लगता है ना सर, डायबिटीज पेशेंट के लिए लगता है। हाँ, इंसुलिन नहीं मिटाना है, समझो बात को। इंसुलिन का मात्रा घट गया तो ग्लूकोज का मात्रा क्या हो गया? तो इसका दूसरा नाम लिख लो टेक्निकल, हाइपरग्लाइसेमिया। डायबिटीज बराबर कर दो ना हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर माने ज्यादा, समझ रहा है बात? अब फिर चक्कर है, समझो, यहाँ दिमाग उलट फेर होना पड़ेगा कि इंसुलिन घट गया तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। इनको कहेगा कि यदि इंसुलिन बढ़ जाए तब क्या होगा? ग्लूकोज घट जाएगा। बोलो, क्लियर बोलो। इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज क्या हुआ? इंसुलिन बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, तब उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा, ग्लाइ माने ग्लूकोज, सेमिया माने बीमारी। हो ना है? अब कोई तुमसे चेक करेगा कि ठीक है डायबिटीज क्या कारण है, तो बता दो कि इंसुलिन का कमी। तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या होगा बताओ। तो उसमें अकबक नहीं करना, इंसुलिन बढ़ जाएगा तो ये कंडीशन होगा हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब ग्लूकोज लेवल गिर गया, वो खतरनाक होता है, ब्रेन चौक कर जाता है कि मान लीजिए 60-40 आ गया ना, तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन सेल को जो है 24 घंटा रेगुलर ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए, एकदम 24 आवर्स, जरा भी रुकावट नहीं चाहिए। मौत का कारण वही। अब यदि हम इसको लें तो उस पर हाइपर सेट करें, इसमें हो जाएगा कि ध्यान दो यहाँ पर कि ग्लूकागॉन का काम क्या है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, यानी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो इसका मात्रा घट जाए तो ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। इसका मात्रा बढ़ जाए तब कौन सा बीमारी होगा? इसका मात्रा घट जाए तब कौन सा बीमारी होगा? समझ गया? हाइपर हाइपो का चक्कर वो टेक्निकल वर्ड में है, लेकिन उसको कॉमन नाम हम क्या दे दिए हैं? चूंकि डायबिटीज और भी प्रकार का, एक डायबिटीज इंसिपिडस है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब किडनी पढ़ेंगे तब वहां पर एक बीमारी आवेगी। तो अग्नाशय का दोनों काम है। अब डायबिटीज जो पेशेंट है उसको कैलोरी युक्त ज़्यादा भोजन नहीं लेना चाहिए,
तो सबसे ज़्यादा कैलोरी यदि पूछेगा कि किसमें है तो आंसर आलू होता है। चावल, आलू, इस तरह का चॉइस देगा। तो स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होता है? आलू में होगा। चावल आलू का तुलना करेंगे तो लाइन को चेंज करके लिखिए कि मधुमेह का कारण अधिक कैलोरी लेना, शारीरिक श्रम कम करना, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, तथा आनुवांशिक है। आनुवांशिक भी है। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ा दो। मधुमेह के रोगियों को चावल, आलू, मीठे फल तथा स्टार्च युक्त भोजन कम लेनी चाहिए। कम या नहीं कर दो, कम या नहीं। अब कितना डायबिटीज है? भोजन कम या नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन को बढ़ा दो। मधुमेह के रोगियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार, कम मात्रा में कैलोरी, चावल लेगा, एक मुट्ठी चावल लेगा, ड्राई फ्रूट ले सकता है, एक बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, अमरूद खा सकता है, आदि लगा दो, लेनी चाहिए, तथा नियमित व्यायाम करनी चाहिए। नेक्स्ट, मधुमेह के रोगी में अनिद्रा, नींद कम आएगा, बार बार प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग, घाव का देरी से भरना, यादाश्त में कमी, यादाश्त मेमोरी, वीकनेस कमजोरी, पसीना आना, माने ज्यादा पसीना आता है, आदि लक्षण है। लक्षण से प्रश्न एक बार पूछ चुका है तो उसे समझना पड़ेगा। एक बार क्या किया कि 2-3 साल पहले कि एक ठो लिखा स्टेटमेंट कि एक व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं, 3-4 लाइन बना दिया। तो उस व्यक्ति को निम्न में कौन सी रोग होने की संभावना है? अब दिमाग खराब कर दिया ना, समझा? तुमको इसका मतलब है कि जो मेन रोग है, ज़्यादा ना 10 गो बीमारी मेन है कि डायबिटीज है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, तो 10 गो बीमारी का लक्षण के साथ हम उसको जानकारी ले लें कि ये स्टेटमेंट यदि बनाता है और तब कहता है कि निम्न में कौन बीमारी, तो उस समस्या का समाधान हमारे पास हो जाएगा। बात समझ गया ना? चलिए, अग्नाशय जो है अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। अब इसका बाह्यस्रावी भाग कर लो, उसको क्लियर हो जाएगा। लाइन को चेंज कर दो, लिखो अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग अग्नाशय के बाह्यस्रावी भाग से
निम्न एंजाइम निकलते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन पर क्रिया करेगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा। एमाइलेज या स्टार्च पर क्रिया करेगा, माल्टोज बना देगा। लाइपेज फैट पर क्रिया करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। ठीक है, तीन तरह का एंजाइम इससे निकल रहा है। बोलते जाओ एक बार। पहला एंजाइम का नाम क्या है? किस पर क्रिया कर रहा है? क्या बना रहा है? दूसरा एंजाइम किस पर क्रिया कर रहा है? क्या बना रहा है? तीसरा एंजाइम किस पर क्रिया कर रहा है? अब क्या बना रहा है? तो हम लोग मुख गुहा पढ़े, वहाँ टाइलिन नामक एंजाइम निकल रहा था लार ग्रंथि से। तो पहला राउंड का पाचन वो था। दूसरा राउंड में अमाशय हम लोग पढ़े थे, अमाशय में पेप्सिन और रेनिन निकला था जो प्रोटीन का पाचन किया था। तीसरा राउंड में लीवर पढ़े थे, लीवर में सोडियम जो है लवण था जो वसा का इमल्सिफिकेशन किया था। चौथा राउंड में अग्नाशय आया, अग्नाशय में तीन तरह का एंजाइम आया। ये पाचन का चौथा राउंड है। और इतना पचने के बाद छोटी आंत का पाचन शुरू होगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन सर्वाधिक होगा और अंतिम पाचन होगा, उसके बाद पाचन नहीं होगा। और जो पाचन हो जाएगा वो भोजन अवशोषित हो जाएगा, और जिस भोजन का पाचन नहीं होगा वो बड़ी आंत में चला जाएगा और शरीर से बाहर निकल जाएगा। बात समझ गए? तो हम लोग अग्नाशय पढ़े, फिर से मिला लो कि यह अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस, लैंगरहैंस में 3 सेल अल्फा बीटा गामा, इसमें ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन निकला। इंसुलिन बीटा सेल से निकला। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज मेलिटस मधुमेह, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा गया, नामक रोग होता है। डायबिटीज का लक्षण उक्षण बता दिए। और एक चीज़ और नोट कर लो लास्ट में, विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी, विश्व के सर्वाधिक मधुमेह रोगी भारत में हैं। विश्व के सर्वाधिक मधुमेह रोगी भारत में हैं। जिसकी संख्या 8 करोड़ से ज्यादा है। एक प्रश्न डाल दो, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हम नहीं देंगे, आंसर खोज के कर लेते हैं ना। अग्नाशय आप लोग पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में छोटी आंत की चर्चा होगी। जय हिंद। क्लियर है ना?